हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पे। मैं प्रशांत कुमार शुक्ला एडवोकेट। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का एक और इम्पोर्टेंट लेटेस्ट जजमेंट के बारे में जो हाल ही में आया है, जहां एक व्यक्ति के खिलाफ एक औरत ने आईपीसी की धारा 376 का 2N और 328, 506 और 420 के तहत एक एफआईआर दर्ज कराई, जहां मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस एफआईआर को रद्द कर दिया। आइए जानते हैं इस पूरे इम्पोर्टेंट जजमेंट को और साथ ही साथ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट को। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करना तो मत भूलिएगा। अगर किसी केस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कॉल पे भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, उसका नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आइए जानते हैं इस इम्पोर्टेंट जजमेंट। हाल ही में काफ़ी सारे लोगों के ऊपर जैसे होता है कि उनके ऊपर जो झूठी एफआईआर दर्ज करा दी जाती है और कैसे उस एफआईआर या उस केस से बचने के लिए वो क्या उपाय करना चाहिए, वो इस जजमेंट से रिलेटेड है। और साथ ही साथ इस जजमेंट में कैसे इस व्यक्ति के ऊपर जो एक महिला ने आईपीसी की धारा 376, 328, 506 और 420 का एक एफआईआर दर्ज कराई थी, जहां इस व्यक्ति ने अपने केस को कोर्ट के समक्ष रखा और इसकी जो एफआईआर है उसको मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रद्द कर दी। जो इस व्यक्ति के ऊपर जब एफआईआर दर्ज कराई गई थी, तो इसके पहले इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट, इसके जो तथ्य होते हैं वो जान लेते हैं। तथ्य है क्या, यानी कि जो शिकायतकर्ता ने 4/9/2022 को एक महिला थाना में एक एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें उसने आरोप लगाया कि वो भोपाल में रहती है और जो याचिकाकर्ता है जो कि एक इंस्पेक्टर पे पद पर पदस्थ है, और 12/11/2017 को याचिकाकर्ता ने एक वैवाहिक साइट से नंबर की व्यवस्था करने के बाद मोबाइल पर उससे संपर्क किया, जिससे उसकी प्रोफाइल में याचिकाकर्ता को शैक्षिक योग्यता और जाति के बारे में जानकारी गलत दिखाई गई। उसने खुद को पत्नी का शिकार होने का नाटक किया, शिकायतकर्ता से पूरी सहानुभूति प्राप्त की। वह पहली बार 30/11/2017 को उसके किराए के घर में गया, वहां रुका और उसकी इच्छा के विरुद्ध शिकायतकर्ता के साथ शारीरिक संबंध बनाए। इसके अलावा 18/6/2018 को जब शिकायतकर्ता ने एक किराए पर एक और घर लिया तो याचिकाकर्ता फिर से आया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। उसने आगे ये भी आरोप लगाया कि शादी का झूठा झांसा देकर उसको नींद की गोलियां और खिलाकर शारीरिक संबंध बनाए गए। शिकायतकर्ता उसे एक निजी स्कूल में प्रिंसिपल के पद पर नियुक्त कराया और उसके बाद शिकायतकर्ता कहने पर याचिकाकर्ता को सीबीएसई सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया। याचिकाकर्ता अक्सर उसके घर में आती थी और उनके बीच शारीरिक संबंध बने रहे। नवंबर 2018 में शिकायतकर्ता को याचिकाकर्ता के खिलाफ एक जो उसके ऊपर अपराध है के दर्ज अपराध के बारे में पता चला। तब याचिकाकर्ता को प्रशासक पद से बर्खास्त कर दिया गया। याचिकाकर्ता 30/9/2020 को पुलिस की सेवा में वापस आया, फिर से वहां उसके घर आया और 8 दिनों तक रहा। इस अवधि के दौरान उन्होंने उसके बीच शारीरिक संबंध बनाए। जब उससे इस बात की जानकारी हुई तो याची के खिलाफ बलात्कार, डकैती आदि के अपराध के मामले में दर्ज है, तो उसे शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने उसके माध्यम से आईपीसी की धारा 376 के अपराध जो था उसको दर्ज कराया। शिकायतकर्ता और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ आईपीसी दर्ज किया गया। इसके बाद ये भी आरोप लगाया गया जो शिकायत थी वो झूठी थी, क्योंकि घटना 5/11/2020 को हुई बताई गई है, जबकि तारीख को शिकायतकर्ता उस भोपाल में था। याचिकाकर्ता ने शिकायतकर्ता के खिलाफ जो झूठी शिकायत भी की, याचिकाकर्ता से 4 लाख रुपए मांग करके ब्लैकमेल करने का भी आरोप लगाया गया। इसके अलावा याचिकाकर्ता के कहने पर शिकायतकर्ता के भाई पर गुंडों द्वारा हमला किया गया। याचिकाकर्ता कहने पर एक महिला थी वो जो कि शिकायतकर्ता उसके भाई के खिलाफ झूठी शिकायत भी दर्ज कराई। उसने आगे ये भी आरोप लगाया कि वह काफ़ी दबाव में थी। उसने एफआईआर दर्ज ना करने के लिए पुलिस को हलफनामा भी दिया था, लेकिन याचिकाकर्ता के कहने पर ऐसा किया गया कि इसलिए उसने रिपोर्ट दर्ज कराई और याचिकाकर्ता के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। इसके बाद जो शिकायतकर्ता के आचरण को इंगित करते हुए याचिकाकर्ता के वकील ने स्पष्ट रूप से यह बात कही कि शिकायतकर्ता एक व्यक्ति के साथ एक जो कि एक विवाहित महिला है, उसकी जो कि एक 20 वर्षीय बेटी है, उसने अपने पति से कभी तलाक नहीं लिया और अभी तक वैवाहिक प्रोफाइल में उसकी स्थिति विवाहित के रूप में दिखाई गई।
इस तरह याचिकाकर्ता के खिलाफ आईपीसी की जो धारा है 376, यानी कि जो आईपीसी की धारा है 326 का 2N की तरह अपराध नहीं बनता है। साथ ही साथ जो 376 2N का जो अपराध होता है वो नहीं बनता। साथ ही साथ ये भी बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट को भी कोर्ट के समझ रखा गया, जहां ये बात रखी गई कि एक विवाहित महिला का शादी का आश्वासन नहीं दिया जा सकता है जब उस आश्वासन पर शारीरिक संबंध विकसित होने पर आईपीसी की धारा 376 के तहत अपराध नहीं बनता। उन्होंने आगे ये भी कहा कि याचिकाकर्ता और शिकायतकर्ता दोनों विवाहित हैं और वे इस तथ्य को अच्छी तरह से वाकिफ हैं, इसलिए शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए जो आरोप शादी के झूठे बहाने पर याचिकाकर्ता द्वारा शारीरिक संबंध बनाए गए और उसकी नज़र में कोई मतलब नहीं कानून का, और इस प्रकार का आईपीसी की धारा 376 के तहत कोई भी अपराध नहीं बनता है। कोर्ट के समझ ये भी बात रखी गई कि यह संतुष्ट याचिकाकर्ता ने आरोपों की भ्रांति और शिकायतकर्ता द्वारा शुरू की गई मुकदमे की तुच्छता से व्यतीत होकर एक अभ्यावेदन दिया, और अभ्यावेदन में यह कहा गया कि शिकायतकर्ता पहले ही एक व्यक्ति से उसकी शादी हुई है और उसके 20 साल हो गए और वह याचिकाकर्ता को ब्लैकमेल कर रही है, पैसे वसूल रही है। याचिकाकर्ता पहले से उसे 4 लाख रुपए का भुगतान कर चुका है। शिकायतकर्ता के अतिरिक्त लालच पर ध्यान केंद्रित करते हुए याचिकाकर्ता के वकील ने यह भी प्रस्तुत किया कि पहले भी उसने ऐसी शिकायत की थी और याचिकाकर्ता से पैसे लेने के बाद उसने अपनी शिकायत वापस लेने के लिए पुलिस महानिदेशक के समक्ष एक हलफनामा भी दिया था और वह मांग कर रही थी कि 25 लाख रुपए जब याचिकाकर्ता ने गलत तरीके से कमाई संपत्ति अपनी नाजायज हवस का पूरा करने से इनकार कर दिया तो उसे उस पर FIR दर्ज कराई गई। तो ये जो था इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट थे, और प्रतिवादी की तरफ से यानी कि उस महिला की तरफ से जो वकील ने इसका जोरदार विरोध किया, इस दलील का जोरदार विरोध किया गया और उसने शिकायत पर लगाए गए आरोप को सही और या झूठ इसका पता मुकदमे चलने के बाद ही लगाया जा सकता है तथा जब साक्ष्य दर्ज नहीं किया जा सकता तब तक यह विश्वास करना कठिन है कि वे आरोप सही हैं या गलत, याचिकाकर्ता ने कोई अपराध किया है या नहीं। इसके अनुसार यह उचित चरण नहीं जहां FIR और उसके बाद कार्यवाही को केवल इस न्यायालय के समक्ष उपलब्ध सामग्री के आधार पर रद्द किया जा सकता है। तो ये बात प्रतिवादी की तरफ से जो वकील ने कोर्ट के समक्ष यानी कि स्टेट ने कोर्ट के समक्ष रखी। न्यायालय का क्या तर्क था, आइए वो जानते हैं। न्यायालय ने यह कहा कि जो मौजूदा मामले में जो अभियोजक है जो कि खुद एक विवाहित महिला है, उसके 3 बच्चे थे और उसके बारे में ये भी नहीं कहा जा सकता कि उसने अपीलकर्ता द्वारा कथित झूठे के वादे के तहत या यौन संबंध बनाने की सहमति देते समय तथ्य की गलत धारणा का तहत काम किया गया था। अपीलकर्ता वर्ष 2015 में शिकायत देने तक कम से कम लगभग 5 वर्ष तक उसके साथ संबंध रखती रही। यहाँ तक कि अगर अदालत के समक्ष उसके बयान, उसके द्वारा लगाए गए आरोप उनके अंकित मूल पर लिया जाए तो इसका अर्थ यह लगाया जा सकता है कि अपीलकर्ता द्वारा बलात्कार जैसे आरोप लगाने का मामला बहुत दूर तक खिंच जाएगा। एक विवाहित महिला और उस 3 बच्चों की मां होने के नाते पीड़िता इतनी परिपक्व और बुद्धिमान थी कि वह उस कार्य के नैतिक या अनैतिक गुणवत्ता के महत्व और परिणामों को समझ सकती थी जिसके लिए वह सहमति दे रही थी। अन्यथा ये भी यदि अभियुक्त के साथ ऐसे संबंध के दौरान उसके संपूर्ण आचरण को बारीकी से देखा जाए तो ऐसा प्रतीत होता है उसने अभियुक्त के साथ संबंध बनाकर अपने पति और 3 बच्चों को धोखा दिया था जिनके लिए वह उसे पसंद करने लगी थी। वो भी आरोपी के साथ बेहतर जीवन जीने के लिए अपने पति का साथ विवाह के दौरान उसके साथ रहने चली गई थी। वर्ष 2011 में जब तक आरोपी ने उसे गर्भवती नहीं किया तो उसने आरोपी की कमर से एक बेटे को जन्म भी नहीं दिया। तब तक उसे आरोपी के खिलाफ उसने शादी करने का झूठा वादा करने या धोखा देने का भी शिकायत नहीं की थी। और वर्ष 2012 में आरोपी के मूल स्थान पर गई, उसे पता चला कि वह एक विवाहित व्यक्ति है और उसके बच्चे भी हैं, फिर भी वह बिना किसी शिकायत के आरोपी के साथ दूसरे परिसर में रहती थी। यहाँ तक कि उसने 2014 में आपसी सहमति से पति से तलाक भी ले लिया और अपने 3 बच्चों को अपने पति के पास छोड़ दिया। वह वर्ष 2015 में ही जब उनके बीच में कुछ विवाद हुआ होगा तब उन्होंने वर्तमान शिकायत दर्ज कराई। आरोपी ने अपने आगे बयान CRPC की धारा 313 के तहत दर्ज किया। उसमें यह कहा कि उसने जो शिकायत दर्ज कराई क्योंकि वह उसकी बड़ी रकम भुगतान करने की मांग पूरी करने में इनकार कर दिया था।
इस प्रकार के मामलों के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किसी तरह भी यह नहीं कहा जा सकता कि अभियोजक ने तथ्य की गलत धारणा के तहत अपीलकर्ता के साथ यौन संबंध बनाने की अपनी सहमति दी थी और अपीलकर्ता को दोषी ठहराया जा सके। आईपीसी की धारा 375 के तहत बलात्कार करने का जो अपराध बताया जाता है। तो ये बात मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अपने न्यायालय ने जो थी उसने अपने तर्क में कही, और जहां इस व्यक्ति के खिलाफ जो इसके ऊपर जो एफआईआर थी धारा 376 का 2N 328 के तहत जो उसके ऊपर जो अपराध थे जो महिला द्वारा एफआईआर दर्ज कराई थी, जहां मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस मामले को रद्द कर दिया। उसके ऊपर जो आरोप लगा जो एफआईआर थी उसको दर्ज कर दिया, यानी कि रद्द कर दिया। आशा करते हैं ये जजमेंट आपको समझ में आया होगा और इस महिला द्वारा इस व्यक्ति के ऊपर जो आरोप लगाए गए थे जहां मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस पूरी एफआईआर को रद्द कर दिया। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर कमेंट करना तो मत भूलिएगा। अगर किसी केस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कॉल पे भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट जजमेंट सीरीज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।